लॉकडाउन, फेस मास्क अनिवार्य करने के दो बाद अब सरकार ने इन दो चीजों पर लगा दी रोक, उड़े सबके हौस। आइए हम जानते हैं लेटेस्ट न्यूज आज के बारे में हम बताते हैं आपको। सरकार ने हाल ही में लॉकडाउन 2 की घोषणा की है और लॉकडाउन को 3 मई तक आगे बढ़ा दिया गया है। ये बातें सबको मालूम है। इसकी विस्तृत गाइडलाइन भी गृह मंत्रालय ने जारी कर दी थी। लॉकडाउन 2 में सरकार ने फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद अब सरकार ने शराब और तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई व्यक्ति तंबाकू और शराब बेचता है तो ये दंडनीय माना जाएगा। इसके अलावा सरकार पहले ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक लगा दी थी, जो दंडनीय अपराध है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश के अनुसार कोई भी संगठन या सार्वजनिक स्थान का प्रबंधक 5 या अधिक व्यक्तियों और सभी लोगों की सभा की अनुमति नहीं होगा। विवाह, अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनियमित किए जाएंगे। खाद्य क्षेत्रों में जहां गतिविधियों को 20 अप्रैल से फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई थी, तापमान जांच और सैनिटाइजर प्रदान करना आवश्यक है। इसके अलावा कार्यस्थलों को बदलाव के बीच 1 घंटे का अंतर बनाए रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई सामाजिक गड़बड़ी किए बिना कर्मचारी दिन में भोजन के लिए ब्रेक ले और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं सभी लोगों से, तो कृपया आप अपनी दूरी डिस्टेंस बनाए रखें और कृपया आप अपनी साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आइए अब हम चलते हैं दूसरे न्यूज पे। पूरे देश के लिए मिसाल बना सीएम योगी का यह फैसला, हर तरफ हो रही है तारीफ। आइए हम बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में कोरोना के प्रकोप से उपजे संकट के बीच योगी सरकार ने लॉकडाउन लागू होने के बाद से बहुत से फैसले लिए हैं। कोरोना की जंग में हॉट स्पॉट की रणनीति के तौर पर उत्तर प्रदेश ने दूसरे राज्यों के लिए बड़ा मॉडल पेश किया है। मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ ने तबलीगी जमातियों की बढ़ती चुनौती के बीच जिस तरह खास रणनीति से कदम बढ़ाए हैं, उससे अब दूसरे प्रदेशों के प्रशासन को भी सबक लेना होगा। कोरोना संकट पर काबू पाने के लिए संक्रमित व्यक्ति मिलने पर संबंधित क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित कर पूरे क्षेत्र को सील करने की रणनीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। योगी ने हर हॉटस्पॉट में कम से कम 14 दिनों तक यह प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया है, जब तक क्षेत्र में कोई भी और पॉजिटिव केस न मिले। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सख्ती के साथ मजबूत डोर स्टेप डिलीवरी की अहम भूमिका है। 1647 डोर स्टेप डिलीवरी मिल्क वैन के जरिए लोगों तक दूध की सप्लाई कराई जा रही है। फल व सब्जी उपलब्ध कराने के लिए 2081 वाहन लगे हैं। इन क्षेत्रों में 2256 व्यक्तियों और 1683 प्रोविजनल स्टोर के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की डोर स्टेप डिलीवरी की जा रही है। 50 से अधिक मौलवियों ने सरकार को दी बड़ी चेतावनी। आइए हम जानते हैं। आज के समय में बीमारी हो या कोई आपदा, दोनों ही मानव जिंदगी पर संकट बनी ही जाती है। जिससे एक है कोरोना वायरस, एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई तोड़ नहीं मिल पाया। वही इस वायरस की चपेट में आने से 1,26,000 से अधिक मौतें हो चुकी है। वही एक तरफ जहां पाकिस्तान में कोरोना वायरस लगातार अपने पांव पसार रहा है, वही दूसरी तरफ कट्टरपंथी मौलवियों का गुट चाहता है कि सरकार मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने की बंदिशों को आगे बढ़ाने की भूल न करे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वक्फकुल मदरिस अल अरबिया से जुड़े देश के करीब 50 से अधिक मौलवियों ने सरकार को इसके लिए चेतावनी भी दी है कि वो कोरोना वायरस का भय दिखाकर पाबंदियों को आगे न बढ़ाएं। ये सभी मौलवी रावलपिंडी व इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं। जानकारी के मुताबिक इन सभी ने इस्लामाबाद के जामिया दारुल उलूम जकारिया में एक मीटिंग की थी, जिसमें कोरोना की वजह से मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर लगी पाबंदी को हटाने व इसको लेकर सरकार को चेतावनी पर आम राय बनी है। इस मीटिंग में संगठन से जुड़े वरिष्ठ मौलवियों के अतिरिक्त प्रतिबंधित संगठन अहले सुन्नत वल जमात के सदस्य भी शामिल हुए थे। मीटिंग के बाद बोला गया कि रमजान के पवित्र माह में इस तरह की कोई पाबंदी न लगाई जाए। अखबार के मुताबिक इस मीटिंग का वीडियो भी जारी किया गया था। मीटिंग के बाद जामिया दारुल उलूम जकारिया के अध्यक्ष पीर अजीजुर रहमान हजारवी ने बोला कि हम किसी से विवाद की स्थिति को टालना नहीं चाहते हैं। आइए हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। कोरोना के चलते ताजनगरी पर्यटन उद्योग पर गहराए संकट के बादल, 4 लाख से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने का अनुमान। दुनिया भर में महामारी बने कोरोना वायरस ने ताजनगरी में पर्यटन उद्योग को मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल अमेरिका और यूरोपीय देशों को इस संक्रमण ने बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे उबरने में लंबा समय लगने की आशंका है। इसका सीधा असर ताजनगरी के पर्यटन उद्योग पर पड़ रहा है, क्योंकि इसमें अमेरिका और यूरोपीय देशों की बड़ी हिस्सेदारी है। 4 लाख से ज्यादा लोग होंगे प्रभावित। आइए हम आपको बताते हैं कि ताजमहल की वजह से आगरा को दुनिया भर के बड़े टूरिस्ट प्लेस के तौर पर गिना जाता है। दूर दूर से यहाँ लाखों देशी और विदेशी पर्यटक ताजमहल का दीदार करने आते हैं। इसके अलावा यहाँ के
हैंडीक्राफ्ट से जुड़े करीब 45,000 कारीगर अमेरिकी और यूरोपीय बाजार पर निर्भर हैं, क्योंकि इन देशों से आने वाले पर्यटक हैंडीक्राफ्ट की सबसे ज्यादा खरीदारी करते हैं। इस कारण पर्यटन उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 4 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हैं। लेकिन कोरोना वायरस के चलते पर्यटन उद्योग पर बड़ा संकट आ गया है। माना जा रहा है कि इसे उबरने करीब 1 साल का वक्त लग सकता है। ऐसे पर्यटन उद्योग ने सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। पर्यटन मंत्रालय को लिखा पत्र। आइए हम जानते हैं। जानकारी के मुताबिक पर्यटकों की जुलाई अगस्त की सारी बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। वहीं अक्टूबर नवंबर में भी इसके शुरू होने की उम्मीद न के बराबर है, क्योंकि अमेरिका समेत तमाम देशों कोरोना संकट से बुरी तरह प्रभावित होते जा रहे हैं। आगरा में करीब 15% पर्यटक अकेले अमेरिका से आते हैं। इन हालातों में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है। इस स्थिति को देखते हुए होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश भादवा ने केंद्र सरकार को पर्यटन मंत्रालय को पत्र लिख करके बताया है कि 10 ऐसे बिंदु सुझाए गए हैं जिससे नगरीय पर्यटन उद्योग को राहत मिल सकती है। इन 10 बिंदुओं में से 1 साल तक ट्रेड को टैक्स फ्री करने, कर्मचारी को रोजगार देने के लिए नियुक्तियों को इंसेंटिव और पीएफ में मदद करने जैसे कुछ सुझाव दिए गए हैं। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में नेवा इलाके में शुक्रवार को आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमला कर दिया। इस हमले में एक जवान के टखने में गोली लग गई है। आइए हम जानते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में नेवा इलाके में शुक्रवार को आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमला कर दिया था। इस हमले में एक जवान के पैर में गोली लग गई है। इससे वह जख्मी हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके में आतंकी हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया था, जबकि एक अन्य जवान घायल हो गया है। पुलवामा जिले के नेवा इलाके में हुए आतंकी हमले को लेकर सीआरपीएफ ने बताया कि आतंकियों ने नेवा में सीआरपीएफ की B-183 बटालियन के जवानों पर गोलीबारी की गई थी। इस हमले में एक जवान के टखने में गोली लग गई थी। फिलहाल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीआरपीएफ ने बताया कि हमले के बाद आतंकी फरार हो गए थे। इसमें इलाके को सील कर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ की एक टीम पर गोलीबारी कर दिया था। इस हमले में सीआरपीएफ के एक जवान को गोली लग गई थी। अनंतनाग के एसएसपी संदीप चौधरी ने बताया कि हमले में घायल हुए जवान ने बाद में दम तोड़ दिया था। आइए हम नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। लॉकडाउन पार्ट 2 के बीच सरकार ने उतारा किसान रथ ऐप। आइए हम इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। 21 दिन के लॉकडाउन के समाप्ति के साथ ही पीएम मोदी ने एक बार फिर 19 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया है, जो 3 मार्च को समाप्त होगी। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी ने कई रियायतें भी दी है, चाहे वो कंपनी का हो या किसानों का। आपको बताते हैं कि इस दौरान पीएम मोदी ने आईटी, मेडिसिन जैसे कुछ कंपनियों को राहत दिया है। वही उन्होंने किसानों की फसल की समस्या को भी दूर किया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान किसानों की चिंता थी कि वो अपना फसल कैसे बेचेंगे, तो सरकार ने इसके लिए किसानों की फसल खरीदारी शुरू कर दी गई है। हालांकि इस दौरान किसानों के सामने उन्हें अपने फसल को ले जाने की होने लगी है कि वो अपने फसल को सरकारी बिक्री केंद्र तक कैसे ले जाएंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण गाड़ियां नहीं चल रही है। उनकी समस्या को भी पीएम मोदी ने दूर कर दिया है। गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज किसान रथ ऐप को लॉन्च किया है। ऐप का मकसद उन किसानों को अपना सामान ले आने में मदद करना है जिनके पास या तो परिवहन की अपनी सुविधा हो या नहीं हो, फिर अपनी सुविधा के बावजूद भी लॉकडाउन के चलते इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि किसान रथ ठीक उसी तरह काम करता है जैसे ओला और उबर जैसी टैक्सी सेवाएं काम करती है। उदाहरण के लिए अगर बुलंदशहर का कोई किसान अपनी फसल को अपने आसपास की मंडी में ले जाना चाहता है, तो किसान रथ से उसे पता चल जाएगा कि बुलंदशहर में उस वक्त ट्रैक्टर का कोई अन्य वाहन मौजूद है या नहीं, जिससे फसल की ढुलाई हो सकेगी। कृषि मंत्रालय के अनुसार फिलहाल इस ऐप पर 5 लाख से अधिक वाहनों का डेटाबेस मौजूद है। इसके अलावा उन किसानों को भी इसके डेटाबेस में जोड़ा जा रहा है जो फसल बीमा योजना के तहत आते हैं। इसके अतिरिक्त देश भर की मंडियों को भी उस ऐप से जोड़ा जा रहा है ताकि उसकी मैपिंग हो सके। आपको बताना चाहते हैं कि अप्रैल का महीना है, गेहूं और अन्य रबी फसलों की कटाई का समय आ गया है। इस समय किसान अपनी गेहूं की फसल की 50% से अधिक हिस्सा कटाई कर चुके हैं। कटाई के बाद किसानों के सामने गेहूं को मंडी तक ले जाकर बेचने की समस्या है, जिसे लेकर लॉकडाउन के दौरान किसी क्षेत्र को कई रियायतें दी गई। रियायतों की खेतों में काम करने की छूट से लेकर मंडियों में खरीद बिक्री तथा की छूट शामिल की गई है।